अचानक निखिल रुक गया। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। तुम लोगों को कुछ अजीब महसूस हो रहा है क्या? अमन ने पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डर गया क्या छोटे? निखिल ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और उसकी निगाहें बार बार पीछे की अंधेरी झाड़ियों की ओर जा रही थीं, जहां उसे लगा कि कुछ हिला है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां की हवा में भी एक अनकहा डर घुला हुआ था। ये कहानी सच है या कल्पना, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। पर जिन 5 लड़कों के साथ ये घटी, वे आज भी इस रात को याद करके सिहर उठते हैं। तो आइए चलते हैं उस गांव की ओर, जहां घने बरगद के पेड़ों और सूखे खेतों के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे गांव वाले शापित हवेली कहकर बुलाते थे। दिन के उजाले में भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी टूटी हुई खिड़कियां किसी खोखली आंखों जैसी लगती थीं। दीवारों पर बरसों की काई जमी थी और उसकी छत पर हमेशा कुछ कौवे मंडराते रहते, जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों। गांव की बुजुर्ग बताते थे कि ये हवेली किसी साधारण श्राप से नहीं, बल्कि एक भयानक भूल से ग्रस्त थी। बरसों पहले इस हवेली में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। नाम था बाबा कालीचरण। कहा जाता है कि उसने अपनी काली विद्या के बल पर कुछ ऐसी आत्माओं को बुलाया था जिन्हें इस संसार में कभी नहीं बुलाना चाहिए था। वो सोचता था कि वो उन शक्तियों को अपने वश में रख सकेगा। वो एक भूल थी जिसकी कीमत पूरे गांव ने चुकाई। एक रात हवेली से ऐसी दर्दनाक चीखें उठी कि पूरा गांव अपने बिस्तरों में कांप उठा। अगली सुबह जब कुछ हिम्मती लोग हवेली की ओर गए तो वहां सन्नाटा था। बाबा कालीचरण का कहीं नामो निशान नहीं था। उसकी कुर्सी खाली थी, उसकी किताबें फटी पड़ी थीं और हवा में जलने की हल्की गंध बाकी थी। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में रोने की आवाजें, खिड़कियों के पीछे चमकती लाल आंखें और कभी-कभी किसी के फुसफुसाने की धीमी ठंडी आवाज। समय बीतता गया, नई पीढ़ी आई, गांव बदला, पर हवेली का डर कभी नहीं बदला। मगर हर माँ अपने बच्चों को शाम ढलते ही घर लौटने की हिदायत देती, हवेली की तरफ मत जाना। यही वो गांव था जहां गर्मियों की छुट्टियों में 5 दोस्त घूमने आए। राहुल मेहता, समूह का सबसे मुंहफट और बेखौफ सदस्य, इंजीनियरिंग का छात्र, तर्क में विश्वास रखने वाला और हर डरावनी कहानी को अंधविश्वास कहकर खारिज कर देने वाला। अमन सिंह, राहुल का बचपन का यार, हाजिर जवाब और मजाकिया, हर तनावपूर्ण पल को हंसी में बदल देने की उसकी आदत थी। विवेक त्रिपाठी, समूह का सबसे शांत और सोच समझकर बोलने वाला सदस्य, पुरानी कहानियों और लोक कथाओं में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। सौरभ पांडे, कैमरे और मोबाइल के पीछे रहने वाला, हर पल को रिकॉर्ड करने का शौकीन। वो इस ट्रिप को अपने व्लॉग के लिए कंटेंट मानकर आया था, बिना ये जाने कि वो रात उसके कैमरे में जो कुछ कैद होगा वो कभी किसी को नहीं दिखा पाएगा। निखिल अग्रवाल, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा संवेदनशील, बचपन से ही उसे छठी इंद्रिय जैसा कुछ था। वो अक्सर ऐसी बातें भांप लेता था जो दूसरों को महसूस नहीं होती थी। उसके दोस्त इसका मजाक उड़ाते, पर उस रात निखिल का यही गुण सबसे पहले जागेगा। 5 कॉलेज के साथी थे, रोमांच के दीवाने, और सबसे बड़ी बात, किसी को भी भूत प्रेत जैसी चीजों पर रत्ती भर विश्वास नहीं था। एक शाम सूरज ढलने को था। 5 दोस्त गांव की इकलौती चाय की दुकान पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी पास की बेंच पर बैठे कुछ बूढ़े शापित हवेली के बारे में बात करने लगे। उनकी आवाज धीमी थी, पर डर साफ झलक रहा था। एक बूढ़ा, जिसका नाम राम सरन था, कांपती आवाज में बोला, उस हवेली में जो जाता है वो वापस तो आता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोग लौटकर आए भी हैं, मगर उनकी आंखों में अजीब डर बस गया था। 5 दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे।
निखिल का चेहरा हल्का सफेद पड़ गया, पर राहुल हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, उसने अपनी चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कहा। अमन ने मुस्कुराकर शरारत से कहा, अगर सच में भूत हैं तो आज रात मिल ही लेते हैं उनसे। बेटा मजाक मत करो इस बात का, वो जगह ठीक नहीं है। उन्होंने लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की, उन्हें रोकने की कोशिश की, पर युवावस्था का जोश अक्सर चेतावनियों को सुनने से ज्यादा उन्हें चुनौती समझता है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। रात के 10 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पांचों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर काली हवेली की ओर बढ़ रहे थे। सौरभ अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, हवा अजीब तरह से ठंडी होती जा रही थी, ऐसी ठंडक जो गर्मियों की रात में होनी नहीं चाहिए थी। अचानक निखिल रुक गया, उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। तुम लोगों को कुछ अजीब महसूस हो रहा है क्या? अमन ने पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डर गया क्या छोटे? निखिल ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और उसकी निगाहें बार बार पीछे की अंधेरी झाड़ियों की ओर जा रही थीं, जहां उसे लगा कि कुछ हिला है। कुछ मिनट बाद वे हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर वर्षों की जंग लगी हुई थी और उस पर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे, ऐसे निशान जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते थे, जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हर तरफ सालों की धूल, टूटा फूटा फर्नीचर और मकड़ी के घने जाले छत से लटक रहे थे। तभी निखिल और विवेक को एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक काला भारी संदूक रखा था। उसके ऊपर लाल रंग से किसी ने लिखा था, इस संदूक को मत खोलना। बाकी दोस्त हंसने लगे। राहुल ने आगे बढ़कर कहा, ये सब लोगों को डराने के लिए लिखा गया है, फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश की, पर राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और संदूक खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, पूरे कमरे में एक काली गाढ़ी धुंध फैल गई। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें झकझोर दिया हो। दूर से किसी औरत के रोने की दर्द भरी आवाज गूंज उठी। अचानक उनकी सारी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। तुमने उसे आजाद कर दिया। अमन की हंसी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। विवेक का चेहरा पीला पड़ गया और तभी उसे समझ आया, संदूक खोलकर उन्होंने कोई बहुत भयानक गलती कर दी थी। भागते भटकते हुए दोस्तों को हवेली के एक पुराने तहखाने में पुराने पुजारी की एक चमड़े से बंधी डायरी मिली। विवेक ने कांपते हाथों से उसके पन्ने पलटे। डायरी में लिखा था कि वर्षों पहले बाबा कालीचरण ने कई दुष्ट आत्माओं को इसी संदूक में कैद किया था, ये जानते हुए कि वे आत्माएं बहुत खतरनाक थीं। डायरी में चेतावनी थी, जो भी संदूक खोलेगा वही आत्माएं उसे हवेली में हमेशा के लिए कैद कर लेंगी। हर घंटे एक नई आत्मा उनके सामने आने लगी। कभी बिना चेहरे वाला बच्चा, कभी बूढ़े की परछाई, तो कभी सफेद साड़ी वाली औरत, जो हर बार पहले से ज्यादा करीब आ जाती। सुबह होने से पहले डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, सूर्योदय से पहले संदूक बंद करो और मुक्ति मंत्र पढ़ो, वरना कोई भी इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। डायरी में चेतावनी थी, जो भी संदूक खोलेगा वही आत्माएं उसे हवेली में हमेशा के लिए कैद कर लेंगी। पांचों दोस्त दौड़कर संदूक वाले कमरे में पहुंचे। तभी काली धुंध से एक विशाल डरावनी आकृति उभरी। राहुल ने कांपते हाथों से संदूक खोला। विवेक मंत्र पढ़ने लगा और बाकी दोस्त उसके साथ जुड़ गए। पूरी हवेली कांप उठी। तेज सफेद रोशनी फैली और सारी आत्माएं चीखती हुई संदूक में समाने लगी। आखिर में वो विशाल आकृति भी उसी में कैद हो गई। संदूक बंद होते ही हवेली शांत हो गई।
सुबह होने तक वे हवेली से बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन जब उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में 2 लाल आंखें अब भी चमक रही थी। कहानी समाप्त, या शायद